रिलायंस के O2C बिजनेस यानी उनका जो पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस, उसके लिए FY23 क्यों रहा इतना अच्छा, इस बात को हम जानेंगे इस वीडियो में। रिलायंस इंडस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं 3 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। एक है उनका लेगेसी बिजनेस विच इज द O2C बिजनेस। उसके बाद लास्ट 10 इयर्स में उन्होंने जो 2 नए सेगमेंट्स में एंट्री ली है, दैट इंक्लूड्स द रिटेल बिजनेस एंड द टेलीकॉम बिजनेस। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि FY23 कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा, स्पेसिफिकली उनके O2C बिजनेस के लिए। अब इसका एक ऑब्वियस सा आंसर ये है कि अच्छा रहा बिकॉज क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से रिलायंस जैसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होता है, इसे हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन्होंने अपना डिपेंडेंस जो है O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस में कम किया है हर साल में। अल्दो मार्च 21 में ये काफी कम हो गया था, लेकिन मार्च 22 एंड 23 बिकॉज कोविड से उभरने के बाद ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी। उसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स है वो भी O2C बिजनेस से अच्छे हो गए। लेकिन यहां पर हम इस चार्ट में मेनली ये ट्रेंड देख सकते हैं कि वो अपना डिपेंडेंस जो है ऑयल टू केमिकल्स का जो सेगमेंट है उस पर कम करना चाहता है। एंड क्यों कम करना चाहता है वो भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो मेन रीजन कि FY23 इतना अच्छा रहा कंपनी के लिए, इसके पीछे एक कंसेप्ट है जिसे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस कंसेप्ट को कहते हैं फ्यूल क्रैक्स। फ्यूल क्रैक्स ये एक वर्ड यूज किया जाता है जब आप कंपेयर करते हो किसी भी रिफाइनरी के आउटपुट के प्राइस को उसके इनपुट के प्राइस से। अगर मैं सिंपली आपको बताना चाहूं तो रिलायंस जैसी कंपनी या फिर IOCL या फिर BPCL जैसी कंपनी एक रिफाइनरी है, यानी यहां पर क्रूड ऑयल जो है वो इनपुट यूज किया जाता है, एज एन इनपुट यूज किया जाता है। एंड रिफाइनरीज के थ्रू उसका प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट आता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल आता है जैसे केरोसिन हो गया या फिर पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया, तो ये उसका आउटपुट जिस प्राइस पर बेचा जाता है उसके कंपैरिजन में जिस प्राइस पर कंपनी ने क्रूड बाय किया है उसके डिफरेंस को फ्यूल क्रैक कहते हैं। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है जो कोई भी कंपनी बना पाती है। तो ये जो फ्यूल क्रैक्स है ये रिलायंस के लिए FY23 में बहुत ज्यादा बढ़ गए। एंड ये आप करंटली इस चार्ट में देख सकते हो कि FY22 में ये फ्यूल क्रैक्स कहां हुआ करते थे एंड FY23 में किस तरह से ये बढ़ गए हैं फॉर गैस, ऑयल, गैसोलीन एंड ATF, दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो नंबर है, जैसे 40.7 इज द नंबर ऑफ गैस ऑयल, तो ये हर बैरल पर अराउंड $40 का फ्यूल क्रैक यानी प्रॉफिट रिलायंस ने यहां पर बनाया है। अब क्या रीजन था कि FY23 में ये इतना हाई रहा? तो ऑयल के प्राइसेस जो है ना वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के इकोनॉमिक्स पर फंक्शन करते हैं। अब सप्लाई साइड पर एक मेन स्ट्रेन FY23 के स्टार्ट में वो दिखने लगा, दैट वाज बिकॉज ऑफ रशिया के जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, बिकॉज रशिया भी एक ऑयल का प्रोड्यूसर है। तो सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बिकॉज ऑफ रशिया का जो फ्यूल है वो थोड़ा सा कम आने लगेगा मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइसेस अपने बढ़ा देंगे। उसी ऑन द सेम हैंड जो डिमांड साइड इक्वेशन थी वो बहुत इंप्रूव होने लगी FY23 में, बिकॉज FY21-22 में कोविड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लॉकडाउन्स थे बहुत जगह पे, तो डिमांड साइड उतनी अच्छी नहीं थी। उसके कंपैरिजन में FY23 के स्टार्ट से ही डिमांड साइड बहुत अच्छी दिखने लगी। सारे ग्लोबली हर एक कंट्री में जो है डिमांड बढ़ने लगी, हर चीज का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सारे लॉकडाउन्स जो थे वो लिफ्ट किए गए, तो इस वजह से डिमांड जो है वो इंप्रूव होने लगी। तो ऐसे में कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो होती है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल रिलायंस, उन्होंने एक चीप रेट पर क्रूड परचेज कर लिया आइदर बिफोर द जियोपॉलिटिकल इश्यूज स्टार्टेड टू अराइज, या फिर उनको रशिया से ही एक डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड जो है वो लेने को मिला। ये इंडिया ने काफी क्रूड परचेजेस रशिया से बढ़ा दिए थे लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ दिस। तो एक चीप रेट पर वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, उसको प्रोसेस कर रहे थे एंड एक हायर रेट पर वो बेच पा रहे थे। तो ये एक रीजन था कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से फायदा उनको हुआ। अगर हम सारे सेगमेंट्स की भी बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की डिमांड
डिमांड बहुत रोबस्ट होने की वजह से ये फ्यूल क्रैक्स जो है वो और भी बढ़ के डिमांड साइड की इक्वेशन, डिमांड जैसी ही बढ़ती है ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं, तो उसी का फायदा यहाँ पर रिलायंस के O2C बिजनेस को हुआ था एंड ये फ्यूल क्रैक्स इस टर्म से हमें क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाता है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन की फ्यूल डिमांड भी बढ़ने लगी। अगर हम FY23 की बात करें तो फ्यूल की डिमांड 12% से ऊपर रही। ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल की डिमांड 47% से बढ़ गई इन FY23 कंपेयर टू FY22। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स के जो सेगमेंट से रिलेटेड होंगे रिलायंस के लिए। तो आप इस वक्त इस चार्ट में देख सकते हो कि उनका क्वार्टरली ट्रेंड कैसे रहा था रिलायंस का पिछले साल में, दैट इज FY23 में। एंड आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से उनके रेवेन्यूज बढ़ते गए। Q1 FY23 में रिलायंस का एक बहुत ही अच्छा टॉप आया था फॉर देयर O2C बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, बिकॉज उसी क्वार्टर के पहले इनफैक्ट रशिया के इश्यूज जो है वो एस्केलेट होने लगे। सो जो बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस का फायदा यहाँ पर रिलायंस को काफी अच्छे से उठाने को मिल गया। लेकिन Q2 में उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों गिर गया? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, जहां पर गवर्नमेंट ने रिलायंस जैसे कंपनीज को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्यूल का आफ्टर इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल, उनको एक यहाँ पर डिसइंसेंटिवाइज कर दिया था। यानी उनको गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप पहले इंडिया की डिमांड फुलफिल कीजिए एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो एक्सपोर्ट कीजिए। उन्होंने एक्सपोर्ट पर ऐसी एक पाबंदी ऑफ सॉर्ट्स यहां पर लगाई बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस विंडफॉल टैक्स। इसी की वजह से कंपनी का जो मार्जिन है वो भी Q2 में बहुत शार्पली गिर गया इन द O2C बिजनेस। अब हम लास्ट में इस वीडियो में बात करते हैं कि रिलायंस का O2C बिजनेस किस डायरेक्शन पर जा रहा है। क्यों 10 साल पहले रिलायंस ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें O2C पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें कुछ नए सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करना होगा। तो ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाता है अगर आप O2C सेगमेंट का 10 इयर्स का ट्रेंड देखते हो तब। मैंने यहाँ पर इस चार्ट में कंपेयर किया है मार्च 14 से लेके मार्च 23 तक कंपनी का जो O2C सेगमेंट है उसका कैसा ट्रेंड रहा है ऑफ रेवेन्यू। तो इससे एक चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। एंड वो फ्लक्चुएट क्यों होता है? बिकॉज कंपनी के पास जो प्राइसिंग है उस पर कोई भी पावर नहीं है। जो प्राइस मार्केट दे रहा है वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ब्रेंट क्रूड का जो इंडेक्स है उसके साथ मैंने कंपनी के रेवेन्यूज को कंपेयर किया है। तो आप यहां पर एक क्लियर ट्रेंड देख सकते हो कि जब भी क्रूड के प्राइसेस जिस तरह से मूव होते हैं उसी तरह से कंपनी का रेवेन्यू भी मूव हुआ है। बिकॉज लास्ट 10 इयर्स में सब्सटेंशियली कंपनी ने कोई कैपेसिटी एडिशंस नहीं किए। उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट रही है एंड यूटिलाइजेशन की बात जहां तक आती है तो वो हमेशा 95% के ऊपर ही रहा है। तो all these revenues are at same capacity utilization level and still उनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो यही प्रॉब्लम इस बिजनेस का है कि अल्दो ये बिजनेस बहुत अच्छा कैश जनरेट कर पाता है लेकिन सारा डिपेंडेंस इस बिजनेस का क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर है एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर दिस सेगमेंट। लेकिन रिलायंस ने क्या किया है, बिकॉज ये कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है तो वो वही कैश फ्लोज यूज कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई एंड टू पिवट इनटू सम ऑफ द अदर सेगमेंट्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको रिलायंस के O2C बिजनेस का जो पूरा वैल्यू चेन है, पूरा बिजनेस मॉडल है, वो अगर डिटेल में जानना है तो आप स्टॉकोमीटर पर ये पा सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सो अगर आप एग्जिस्टिंग स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब टू स्टॉकोमीटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स एंड वीडियोस मिलेंगे जो एक्सक्लूसिवली स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए होंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।